नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे एक कुंडली के बारे में जो जिनका जन्म जो है वो दिन के 11:35 को हुआ है। और एक 11:35 का मतलब हुआ दिन के समय का जन्म हुआ, करीब दोपहर का। तो जब भी जन्म दोपहर के आसपास होता है, 12 बजे के आसपास होता है, तो सूर्य का समय होता है। देखिए, हर किसी का कुंडली देखने का एक अलग तरीका है। कुछ लोग लिखते हैं ऐसा कि भाई आप हर एक घर का उस तरह से देखें, ऐसा कुछ है नहीं। अपना एक अलग तरीका है, सब अपनी तरफ से देखते हैं। आपका कोई अपना तरीका हो सकता है, हम अपनी तरह से देखते हैं। तो 12 बजे के आसपास का दिन है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य कहाँ है और सूर्य की स्थिति कैसी है। सिर्फ इसी बात से सूर्य दशम भाव में है, उच्च के हैं, दशम भाव में है, उच्च के हैं, मंगल की राशि में है और भरणी नक्षत्र में है। कौन से नक्षत्र में? भरणी मतलब सूर्य का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है। नवमांश में भी सूर्य 11वें भाव में गए हैं और चंद्रमा और गुरु के साथ हैं, दशम के स्वामी हैं। तो इनसे ये पता चलता है कि सूर्य बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो अगर इस व्यक्ति को आपको पैसा, धन, व्यापार, इस सब में सफलता प्राप्त करनी है तो सूर्य की पूजा करनी होगी, सूर्य को अर्घ देना होगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा, पिता और पिता जैसे लोगों का सम्मान करना होगा। अगर पिता नहीं है तो उनका श्राद्ध वगैरह, उसके अलावा भी उनको हमेशा प्रणाम करते रहना होगा, उनके प्रति अच्छी भावना रखनी होगी, तो आपकी जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। और पिता जैसे मतलब आपसे बड़े गुरु लोग हुए या पिता जैसे जो लोग हुए, उनसे बड़ा ही विनय के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ रहना होगा। वो असली श्रद्धा होनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं कि आप उनसे भला चाहते हैं, होनी चाहिए दिल से। एक तो ये बात निकल कर आती है। रविवार वाले दिन भोलेनाथ को पूजा करना आपके लिए अति शुभ है, अति शुभ है। और उसमें भी खास करके शहद से, क्योंकि शहद जो है सूर्य से रिलेटेड है। तांबे के लोटे से उनका जलाभिषेक भी शुभ है, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए या उस व्यक्ति की जिसका जन्म 12 बजे दिन के आसपास हुआ है। ठीक इसी तरह रात को 12 बजे हुआ है तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ऐसे में वो ग्रह स्ट्रांग है तो कुंडली अपने आप में स्ट्रांग हो जाती है। बस समय की बात है कि देखा है ना, समय कब आएगा। बहुत बड़े बड़े करोड़पतियों ने भी रोड़पति रहे, कभी मतलब काफ़ी कमज़ोर रहे, काफ़ी गरीब भी रहे, फिर मेहनत करके अचानक से ऊपर आए। तो इस कुंडली में ये तो है कि सोर्स तो महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंस ग्रह जो है स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग है, तो ताकत तो है कुंडली में। इसी बात से पता लग जाता है, सिर्फ टाइमिंग से। 12 घरों पे जाने की जरूरत नहीं है। 12 घरों पे तो आप जाओ या 24 घरों पे जाओ या हर एक नक्षत्र पे जाओ या 108 पद पे जाओ, उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आप बेसिक को लेकर नहीं चलते हैं। मुझे हमारे गुरुओं ने सिखाया उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हम तिथि पे आते हैं। तिथि जो है सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि है जो शनि की तिथि है। अब यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। टाइमिंग सूर्य का, तिथि शनि की। शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र अवश्य हैं और शनि सूर्य का आदर भी करते हैं, पर उनमें आपस में ज़्यादा बनती नहीं है। सप्तमी तिथि अपने आप में शुभ तिथि है और सप्तमी तिथि के लिए कहा है राजसी स्वभाव, अच्छा व्यक्ति होता है, पक्के इरादों वाला, अनुशासित। पर चूंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वारपति और तिथिपति में, मतलब रिलेशन में और ऊर्जा में, रिलेशन में और व्यक्ति की जो ऊर्जा है, जो सोर्स है उसमें, धन में, तो लाइफ थोड़ी, जिनका भी शनि तिथि का स्वामी होते हैं उनके रिश्तों में थोड़ा सा संघर्ष तो रहता है। चाहे वो पिता के साथ हो, माता के साथ हो, पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो। अब इसमें संघर्ष हमेशा ये नहीं कि आपस में लड़ाई हो, कभी कभी दूरी हो सकती है, कभी कभी तबीयत की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ हो सकता है कि ऐसे में व्यक्ति की खुद की भी बहुत अच्छी ना हो, या पिता भी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि ये बन रहा है, ये एक सिम्टम यहाँ से आया।
इसके बाद हम जाते हैं और तिथि के लिए क्या कहा गया है, सप्तमी तिथि के लिए क्या हमारे ऋषियों ने लिखा है, क्या करना चाहिए। तो उसमें भी आता है फिर से सूर्य, सूर्य उपासना, धूप जो होती है उसका आदर करें, रोशनी का आदर करें, ज्ञान का आदर करें। धूप घर में, घर ऐसा हो जो खुला हो, उसमें धूप आती हो, ऐसा ना हो कि आपने बंद कर लिया, आजकल बंद कर लेते हैं क्योंकि चोर चकारी की वजह से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सूर्य को जल दें, सूखे मेवे बादाम खाएं, मतलब सूर्य से संबंधित चीज़ों का पान भी करें। सप्तमी में आंवला ना खाएं, सिर्फ सप्तमी वाले दिन अगर आंवला ना खाएं तो ज्योतिषीय तौर पर वो आपके लिए शुभ है। इसके बाद हमने तिथि की बात की, तिथि का स्वामी शनि है और तिथि का स्वामी जो अग्नि राशि में बैठा हुआ है। तिथि का स्वामी अगर अग्नि राशि में बैठे तो अच्छा नहीं समझा जाता। तिथि जल तत्व को दिखाती है, जलीय राशि में तो बैठे तो अच्छा है। ऊपर से अपने शत्रु की राशि में भी है तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा इतना इजी नहीं रहेगा। एक तो बहुत सारे रिलेशनशिप होने में प्रॉब्लम होगी और आपस में जो रिलेशनशिप होता है, हाउ वी कनेक्ट विद अदर पीपल, दूसरों से जुड़ने में कहीं ना कहीं कोई कठिनाई आएगी या कोई प्रॉब्लम उसमें रह सकती है। इसके बाद हम तिथि के बाद आ जाते हैं आपके करण के बाद। करण वणिजा है जो शुक्र से रिलेटेड है, अच्छा करण है, शुभ करण है। व्यापार की अकल होती है, प्रबंधन की अकल होती है, व्यापार करना आता है, डिप्लोमेसी आती है, कुछ पढ़ा लिखा भी सकते हैं, लोगों को टीचिंग भी करा सकते हैं, ट्यूटर को काउंसलर भी बन सकते हैं, कोई दुकान वगैरह चला सकते हैं। व्यापार की इनमें बुद्धि होती है और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। और जो करण का जो स्वामी है, जो शुक्र है, वो उच्च का बैठा है नीच के बुध के साथ। तो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो ग्रह उच्च का है उसकी जो शक्ति है वो नीच के ग्रह को चली जाएगी, और जो नीच का ग्रह है उसको जो शुभ ग्रह है उसकी नज़दीकी से वो उसमें थोड़ी शुभता आ जाएगी, उसका नीच भंग हो जाएगा। पर जो उच्च हुआ है उसकी एनर्जी थोड़ी लॉस होगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी। आप ये कह सकते हैं कि जो बहुत शुभ ग्रह होता है, अगर उसके पास दूसरा ग्रह आता है जो शुभ नहीं है या पापी है या नीच का है, तो परिवर्तन हो जाता है एक तरह से। वो जो नीच है उसका तो भंग हो जाता है, जो शुभ है उसमें कुछ खास जान रहती नहीं है। तो ऐसे में शुक्र की थोड़ी शक्ति बुध को चली गई है और फिलहाल इनकी शुक्र की ही दशा चल रही है 2014 से, और ये चलेगी 2034 तक। तो 2034 के बाद जहाँ तक पराशर ज्योतिष की बात है, बहुत अच्छा समय जिसको कह सकते हैं, वो तो 2034 के बाद ही आएगा। उससे पहले दशाएं अंतरदशाएं बदलती रहेंगी। जब भी बुध की दशा आएगी ठीक जाएगी, क्योंकि वो नीच के होते हुए भी शुक्र के साथ है, उन्होंने शक्ति ले ली है उसकी, उन्होंने शुक्र की शक्ति ले ली है। जैसे कि फिलहाल में इनका जो समय चल रहा है वो शुक्र और चंद्र का चल रहा है। तो चंद्र जो है शुक्र से 1 2 3 4 5 में घर में है, अपनी ही राशि में है, गुरु के साथ है। तो ये शुक्र में चंद्र का समय अच्छा है, नॉट बैड टाइम, अच्छा समय है फिलहाल में। पर चूंकि महादशा तो शुक्र की ही है तो बहुत ज़्यादा तो ये नहीं कर पाएंगे। और भी हम आगे इस चीज़ पे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा पंचांग पूरा करते हैं। करण के बाद होता है योगा। योगा शूला है, शूला जो योगा होता है, इसके स्वामी है सर्प, नाग जो होते हैं वो स्वामी है। तो ऐसे में व्यक्ति को एक तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, मदिरा, कोई भी चीज़ जो आदत वाली होती है, तम्बाकू, नशीला, इसमें थोड़ा सा भी नशा है, चाय का भी, वो नहीं करना चाहिए इनको, इनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और मदिरा वगैरह तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती, इनके लिए अशुभ भी होती है, शरीर के लिए भी। व्यायाम करना चाहिए, सीमित भोजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए इनको, एक लिमिट में खाना चाहिए। मीठा, ज़्यादा तीखा, इससे बचना चाहिए इन्हें, जो हमारे ऋषियों ने लिखा है। और कभी भी समस्या को दिमाग पे हावी न होने दें। समस्या को अगर दिमाग पे हावी करेंगे तो स्वास्थ्य में गड़बड़ होने लगेगी। समस्या को समस्या की तरह ही देखें कि समस्या वो एक फिजिकल चीज़ है, वो है अपनी जगह, पर वो आपके दिमाग पे हावी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समस्या तो समय के साथ सॉल्व हो सकती है, पर अगर प्रॉब्लम शरीर में आती है, स्वास्थ्य में आती है, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत में हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आगे हम पंचांग, इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं जैमिनी कारका को भी। सूर्य, जैमिनी कारक की बात करें तो इसमें सूर्य नहीं आते हैं। आत्म कारक इनके आते हैं मंगल, आत्मा के कारक मंगल हैं। और आत्मा का कारक 9वें भाव में बैठा है बुध और शुक्र के साथ, अच्छे घर में बैठा है। अमत्य कारक बुध हैं,
व्यापार में ये अच्छा कर सकते हैं, व्यापार में। और धरा कारक जो हैं गुरु हैं, मतलब पत्नी का जो है गुरु दिखा रहे हैं धरा कारक। पुत्र कारक शनि है और शुक्र मित्र कारक हैं, मतृ कारक हैं शुक्र, जो कि घर जमीन का सुख भी इनको मिलेगा क्योंकि ये अच्छे बैठे हुए हैं योग यहाँ पर। और जो घटनी कारक हैं जो 6-8 घर को दिखाते हैं वो चंद्र हैं, वो चंद्र हैं। तो चंद्र जैमिनी ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं आते इसमें। घटनी कारक जो ग्रह होता है वो 6-8 को दिखाता है, मतलब लड़ने की शक्ति को दिखाता है, पर इसके साथ साथ रोग ऋण शत्रु को भी दिखाता है। अगर ऐसा ग्रह आपके लग्न में आ जाता है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से ये बात तो आती है हमारे कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि घटनी कारक सीधे लग्न में आए हुए हैं। आत्म का कारक जो नवम में आए हुए हैं तो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलेगा, सही रास्ते के थ्रू ही उसे सफलता मिलेगी। और नवम भाव जो होता है इंडिपेंडेंट का भी होता है, वो इंडिपेंडेंट निर्णय लेना चाहता है, स्वतंत्रता पसंद करने वाला व्यक्ति होता है। और भाग्यवश भी, मतलब भाग्य की सहायता भी उसको मिलती है, जिसका आत्मकारक नवम भाव में आ जाता है। आत्मकारक किस ग्रहों के साथ है ये भी जरूरी हो जाता है। 12वें भाव के स्वामी और 3रे भाव के स्वामी बुध के साथ बैठा हुआ है जो नवम में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस ग्रह तो नहीं है, चंद्रमा का शत्रु भी है बुध, पर चूंकि शुक्र के साथ आ रहा है तो शुरू में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा संघर्षों के बाद सफलता आएगी, क्योंकि इन द एंड बुध ऑस्पिशियस हो रहे हैं, इन द एंड बुध ऑस्पिशियस हो रहे हैं क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं। हालांकि शुभ ग्रह नहीं है, 12वें भाव का स्वामी नवम में आना, 3य भाव का स्वामी नवम में आना, विदेशों में सफलता, बाहर सफलता, लॉस के बाद सफलता, यात्राओं से सफलता, कोई ऐसा काम जिसमें यात्रा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ विदेशी चीज़ों का ताल्लुक हो तो जल्दी सफलता मिलती है ऐसे केस में। अब इसके बाद हम एक एक ग्रह को देखेंगे, एक एक घर को नहीं, एक एक ग्रह को देखेंगे। अब जैसे पहला घर है, इसमें चंद्रमा और गुरु हैं, ये लग्न है हमारा और चंद्रमा भी है, तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट घर बन गया, दोनों ही का एक ही घर बन गया। कहीं अक्सर तो ऐसा होता है कि चंद्रमा किसी और राशि में होता है, लग्न किसी और राशि में, सूर्य किसी और राशि में। यहाँ पे क्या हुआ है कि चंद्रमा और लग्न एक ही बन गया, लग्नेश और चंद्रेश, चंद्र राशि का ईश चंद्रमा ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र का जो पदा है वो सेकंड पदा है, तो माता को थोड़ा सा, माता का सुख कम मिलता है, पिता से भी दूरी को दिखाता है। ये क्लासिकल्स में दिया गया है। पुष्य नक्षत्र के प्रथम पदा में पिता का सुख कम होता है, द्वितीय पदा में माता का सुख कम होता है। अब यहाँ क्या हुआ है कि द्वितीय पदा के कारण तो माता का सुख कम, और चूंकि अगर पुष्य नक्षत्र हो और लग्न कर्क हो तो फिर पिता से भी दूरी हो सकती है, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पिता की जल्दी जाना हो सकता है, किसी तरह से पिता का सुख कम होता है, ये यहाँ पे निकल के आता है। बाकी ये जो गुरु हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु यहाँ पर उच्च के हैं, चंद्रमा अपनी राशि में है, गुरु नवम के स्वामी हैं और 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। नवम भाग्य लग्न में आ रहा है, रोग ऋण शत्रु भी लग्न में आ रहे हैं, तो दोनों ही चीजें होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु सिर्फ अच्छा ही रिजल्ट देंगे या ये बुरा ही रिजल्ट देंगे। जहाँ तक कैरियर की बात है, जहाँ तक पैसे की बात है, जहाँ तक भाग्य की बात है, तो भाग्यवश बहुत सारी चीजें इनको मिलेंगी भी और पैसा भी आएगा, धन भी इनके पास रहेगा, जीवन में उपलब्धि भी ये प्राप्त करेंगे। पर रोग ऋण शत्रु का जो आ रहा है वो भी है, मतलब स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। ऋणता मतलब किसी कभी कहीं पैसा लगाएंगे तो उसको आने में दिक्कत होगी, या किसी कारण ऋण भी लेना पड़े, ये सब कंडीशन भी आ सकती है। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब हमारे क्लासिक्स क्या कहते हैं इसके बारे में। चंद्रमा को देखें, ओवरली सेंसिटिव, इमोशनल होगा आदमी, सेंसिटिव होगा, मौसम के प्रति भी सेंसिटिव होगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन
एक्सट्रीमली, मतलब अगर अच्छी कंडीशन मिले तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। पर अगर थोड़ी नेगेटिव कंडीशन आती है, चाहे वो फिजिकली कंडीशन मतलब ठंड है या गर्मी है या फिर दुख है या कुछ इस तरह का हार्डशिप है, साइकोलॉजिकल, तो उसमें वो व्यक्ति सेंसिटिव होगा, जैसे कि चंद्रमा सेंसिटिव होता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और खास करके चंद्रमा हमको कफ से रिलेटेड चीज, कफ और पित्त दोष ये लिखा गया है। यहाँ से चंद्र की दृष्टि और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो दूसरे लोग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज क्या कहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्नी जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, चंद्रमा जहाँ देखते हैं उनसे लोग जुड़ जाते हैं, तो बाहर वाले लोग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक स्थिति इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर दूसरी तरफ बड़े सेंसिटिव लोग हैं, सेंसिटिव व्यक्ति है, तो इन्हें टेंशन नहीं लेनी है। उसका अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बुद्धि तक ही रखना है, उसको दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। ये ज़रूरी है, जो पहले आ चुका था। इस गुरु के बारे में क्या बात कही गई है? विल रिसीव ग्रेट ऑनर, आदर मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू। लर्नड होगा व्यक्ति। अब लड़ने के लिए जरूर, लर्न का मतलब होता है योग्य होगा, सीखेगा, बहुत कुछ ज्ञान होगा उसके पास। जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि ग्रह तो हमेशा से होते आए हैं, जब यूनिवर्सिटी थी नहीं तब भी। तो व्यक्ति समझदार होगा, समझदार होगा, रेस्पेक्ट होगा, उसकी एडवाइस की रेस्पेक्ट होगी, रिलीजियस होगा, धर्म को मानने वाला होगा। सर्विस कैरियर आर नॉट ऑलवेज स्मूथ। जो सर्विस करेंगे किसी की, जो काम करेंगे, जो कैरियर है वो हमेशा स्मूथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैरियर का रोग, ऋण, शत्रु और कह सकते हैं कंपटीशन, विरोधी का जो भाव है, जो एनिमी का जो है, वो लग्न में ही आके बैठ गया, तो खुद ही कहीं ना कहीं से ऐसी कुछ ना कुछ वो चलता रहेगा लाइफ में। क्योंकि लग्न ऐसा जगह है जो पूरी लाइफ आपको इफेक्ट करती है। एक तरफ तो उच्च के गुरु हैं, तो अपना वो रिजल्ट भी रहेगा, आदर भी आएगा, मेहनत भी होगी, लोग आपको कह सकते हैं कि इज्जत भी मिलेगी, आप लर्नड भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे, पर ये रिजल्ट भी आएगा। और खास करके जब गुरु उच्च के होते हैं तो धनु वाला जो भाव होता है उसको इफेक्टेड करते हैं। धनु क्यों? क्योंकि इस राशि से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम जा रहे हैं। यहाँ से तो 1 2 3 4 5 गए हैं, तो इसका तो अच्छा करेंगे। भाग्य के भाव से तो कुछ ना कुछ भाग्य साथ देगा, विदेशों के थ्रू, फिलोसॉफी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू लाभ होगा। गुरु लोगों से, कुछ महान लोगों से, कुछ ज्ञानी लोगों से मुलाकात भी होगी, उनका आशीर्वाद भी रहेगा। पर ये छठा भाव है, शत्रु हुआ, कार्य हुआ, 2 6 10 ये अर्थ त्रिकोण है, पैसे के त्रिकोण है, तो इसमें थोड़ा संघर्ष रहेगा। इसका अच्छा हो, क्योंकि इस भाव से गुरु अपने से अष्टम गए हैं, छठे भाव से। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे भाव पर, और जहां बैठे हुए हैं राहु और शनि। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने की है कि ये कुंडली में लग्न और चंद्र एक ही हैं। ऐसे में अगर दोनों से ही दूसरे भाव, धन के भाव में शनि और राहु बैठ जाएं, वो भी शत्रु राशि में, तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है। अगर सिर्फ लग्न से बैठें और चंद्रमा से ना बैठें तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या है, जो भी योग है परफेक्ट है, मतलब जब मिलेगा तो दबा के मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो दबा के नहीं मिलेगा। बुरा टाइम आएगा तो दबा के आएगा, अच्छा टाइम आएगा तो वो भी बहुत अच्छी तरह आएगा, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग कुंडली हो जाती है। चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली एक ही हो गई है, मन बुद्धि दोनों से ग्रह एक ही जगह आ रहे हैं। और दूसरे भाव में राहु और शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं, और अपनी राशि में हो, उच्च के हों, तब तो बात ठीक है, पर ऐसा यहाँ पे है नहीं। और कारक के हिसाब से भी देखा जाए, शनि इस कुंडली में केंद्र के स्वामी है, तो एक तरह से शुभ हुए। पर दूसरा भाव उनका कौन हुआ? क्योंकि अगर केंद्र का स्वामी पापी ग्रह होता है तो उसका पापत्व नष्ट हो जाता है, पर पूरी तरह देखने के लिए उसका दूसरा भाव देखना होगा। पर दूसरा भाव अष्टम हुआ, वो भी केतु बैठे हुए हैं उसमें कोई शुभ ग्रह नहीं है। मतलब ग्रह की राशि में शुभता आ रही है नहीं है। जैसे चंद्रमा है, अपने आप में अपने घर में है, अपनी ही राशि में है, गुरु के साथ हैं, तो बहुत सारी चीजें चंद्रमा के लिए अच्छी भी हैं। पर इस केस में
मतलब व्यक्तित्व आदमी का अच्छा रहेगा, ऑरा उसकी अच्छी रहेगी, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो अपने कर्म इतने अच्छे रखेगा, सही रास्ते पे चलेगा, और जब सही महादशा आएगी पैसा, ज्ञान, धन, मान, सम्मान उसको मिलेगा। कब मिलेगा अब इसके ऊपर भी आएंगे। पर धन के मामले में जब राहु शनि का कुछ है, ये दिखाता है कि धन के मामले में तो संघर्ष है भाई, बहुत धन का कभी कभी लॉस भी हो सकता है, बड़े बड़ों को होता है। अभी अनिल अंबानी को देखिए, उसकी कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं, जैसे कि 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आ गया, और भी बहुत तरह के उनके योग इस तरह के हैं। तो ये बताता है कि धन के मामले में या तो बहुत मेहनत होगी, बहुत संघर्ष होगा, तब जाके चीज़ें बनेंगी। वो मक्खन वाली बात नहीं है कि काम शुरू किया फिर उसमें आराम, मतलब होता चला गया, सब होता चला गया। कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ग्रह हैं, पर इस मामले में संघर्ष तो है। ये मतलब इसे आप टाल नहीं सकते। मे सफ़र फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा जी, यहाँ जो राहु है वो फेफड़ों की बीमारी दे सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, क्लासिक में ट्यूबरकुलोसिस लिखा है, पर उस टाइम कुछ और भी हो सकता है। फेफड़ों से जुड़ी हुई चीज़ का ध्यान रखना, मतलब हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ से हेल्थ का ध्यान रखना है, हार्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम ग्रह काल पुरुष में हार्ट को दिखाता है ना। चौथा और पांचवा तो दिल का ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि काल पुरुष का तो ये 5वां भाव है। बाकी आंखों का ध्यान रखना है, खास करके दाईं आंख जो है, क्योंकि इसमें राहु और शनि बैठे हुए हैं, और बाईं आंख में गोलिक है। तो आंखों की, हालांकि सूर्य के उच्च होने से शक्ति मिल जाती है, जब सूर्य उच्च के होते हैं तो आंखें नॉर्मली सही रहती हैं, पर फिर भी यहाँ पे ये एक चीज निकल कर आती है। राहु पंचम में है तो व्यक्ति को साम्राज्य की, सत्ता की चाहत रहती है, बच्चों के प्रति बड़ा अट्रैक्शन रहता है। पंचम भाव कालपुरुष का भाव है, और परफॉर्म करने की, दुनिया में कुछ दिखाने की, सूर्य के जैसा होने की इच्छा रहती है। जब भी राहु पंचम में आते हैं उसकी तरफ जाता भी है, पर मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है। और यहाँ से इसको कुछ लोग श्रापित योग भी कह देते हैं, राहु शनि श्रापित योग कह देते हैं। पर अगर इनका डिस्पोजिटर अच्छा हो, अच्छे स्थान पे बैठा हो, तो इन द एंड रिजल्ट अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी नष्ट कर देगा। अब इसका डिस्पोजिटर सूर्य है, वो 10वें भाव में उच्च का बैठा है, तो संघर्षों के बाद सफलता तो है, और अच्छी सफलता है। इसके बाद अगर हम आए इस घर पर, पराक्रम का जो घर है, पराक्रम के घर का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी एक ही है। मतलब जब पराक्रम करेंगे तो पराक्रम के साथ साथ व्यय भी होगा, व्यय करेंगे तो पराक्रम भी होगा। ऐसा नहीं है कि सब आ ही आ रहा है। आप मेहनत करेंगे, पैसा आएगा, कहीं जाएगा भी, हमेशा ऐसा कुछ रहेगा। कहीं पैसा लगाएंगे तो उससे कहीं आएगा तो कहीं जाएगा, ये रहेगा। पराक्रम करते रहना होगा। पराक्रम का स्वामी कहाँ गया है? भाग्य के स्वामी भाव में गया है। पराक्रम से भाग्य बनेगा। अगर आप सोचें कि आपने कहीं कुछ कर दिया, कुछ दिमाग लगा लिया एक बार, और उसके बाद फिर आपको कुछ करना ना पड़े इस तरह से, तो वो यहाँ चलने वाला नहीं है। लगातार मेहनत करते रहना होगा। कुछ ना कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आपका हर दिन का कोई मूवमेंट हो, कोई यात्रा हो, कुछ करना पड़े, कुछ देखना पड़े, तब जाके उससे लाभ होगा। यात्रा का भाव, पराक्रम का भाव भाग्य में आया हुआ है, तो यात्राओं से, कम्युनिकेशन से, और अपने परफॉर्मेंस से, मेहनत के बाद लाभ होगा। भाग्य का स्वामी भी देखें तो भाग्य का स्वामी लग्न में आया हुआ है, तो भाग्य आएगा, साथ देगा, भाग्य साथ देगा आपका। पर भाग्य का स्वामी सिर्फ भाग्य का स्वामी नहीं है, वो रौग्रण शत्रु का भी है। तो दोनों ही चीजें होंगी। अगर चौथे भाव के स्वामी के बारे में बात करें, चौथे भाव की बात करें, जो कि घर प्रॉपर्टी का है, घर का है, माता का है, माता के सुख का है, खुशी का है जीवन में, और एंडिंग्स का भी है, इसके साथ साथ फेम का है। तो चौथे भाव का जो स्वामी है वो उच्च का हो रहा है पंचम में जाके। तो चौथे भाव से अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 अपने स्थान से छठे भाव में गया है। तो छठे भाव में जाना अपने स्थान से बहुत अच्छा नहीं है, पर ये राजयोग भी है, क्योंकि केंद्र का स्वामी जो है त्रिकोण के स्वामी में जा रहा है, और वो भी उच्च का हो रहा है।
बैठा किसके साथ है? 12वें भाव के स्वामी के साथ और तीसरे भाव के स्वामी के साथ। तो इसके पास बैठा है शुक्र, जो है बुध के पास है, फिर मंगल, इस तरह से हैं। तो यहाँ पर यही है कि भाई 4th हाउस की चीज़ें हैं, उनका सुख कम हो सकता है, उसका उनके थ्रू खर्चा भी आ सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा आदमी का पैसा भी खर्च हो सकता है, मतलब घर, गाड़ी, ज़मीन, इन सब चीज़ों पे। और अब चूंकि लाभ भाव का स्वामी भी है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और 9वें भाव में जा रहा है, तो इससे लाभ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जिसके साथ बैठता है, और इसमें बुध, कुंडली में बुध कारक भी नहीं, और वैसे भी बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, तो उसके अनुसार भी जो शुक्र को, पर शुक्र के दोस्त हैं, शुक्र के दोस्त हैं, तो इन चीज़ों पे खर्च भी ज़्यादा होगा लाइफ में, पैसा भी इन पे खर्च हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इस चीज़ों से कमाई भी हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि 12th हाउस का जो स्वामी है वो मंगल के साथ भी बैठा है, तो मंगल जमीन को दिखाते हैं, जायदाद को दिखाते हैं, और फ्लैट्स वगैरह ये सब, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो चूंकि बुध यहाँ पर आ गए हैं, तो इस पर खर्च भी होगा आदमी का। एक ये भी दिखाता है कि व्यक्ति का घर बाहर हो सकता है, फॉरेन में हो सकता है, घर से दूर हो सकता है, दूर कोई ज़मीन खरीदे, या फिर वो जहाँ पैदा हुआ है उससे दूर जाके अगर रहे, इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। अब यहाँ पे देखिए 4था भाव और 11वां भाव, दोनों भाव हमने एक साथ ले लिए। लाभ का स्वामी 9वें भाव में आ रहा है, तो टूर ट्रेवल से, टूरिज्म से, फिलॉसफी से, टीचिंग से, नॉलेज से, इस सब से लाभ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम बाहर भी काम करते हुए देखा गया है कई बार, मतलब अपने स्टेट से अलग जाके काम करे, इस तरह, क्योंकि 9वां भाव जो है लंबी यात्राएं को दिखाता है, तो लंबी यात्राओं से लाभ भी हो सकता है। जो शुक्र है, जो उच्च का भी है, पर वो बुध के पास बैठा है, तो बुध का ज़्यादा लाभ होगा, बुध ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब दो, एक अच्छा एक बुरा ग्रह सामने आसपास होते हैं, तो उस अच्छे वाले की क्वालिटी बुरे में आ जाती है और बुरे की क्वालिटी अच्छे में, एक तरह का इंटरचेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा शुभ तो हो गए शुक्र, क्योंकि उच्च के हैं, बुध नीच के हैं, तो वो सबसे नीचे आ गए, और मंगल बीच में आ गए, तो शुक्र बुध आपस में युति होगी। ऐसे व्यक्ति का किसी भी चीज़ से मन थोड़ा जल्दी ऊब जाता है, और कोई भी काम करेंगे तो बड़े जोर शोर से करते हैं, पर फिर धीरे धीरे जोश ठंडा होने लगता है, ये सब देखा गया है। वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, वाणी का थोड़ा ख्याल रखना है। एक्शन जो है उसके कारण कई बार आदमी को थोड़ा सा टाइम पे ना ले, इस तरह की बातें हो सकती हैं, क्योंकि एक्शन का स्वामी कौन है? मंगल है, और वो 12th हाउस के साथ है, लॉस के स्वामी के साथ है, और तीसरे हाउस के स्वामी के साथ भी है। वैसे भी मंगल और जो बुध है आपस में दोस्त नहीं है, और जब साथ में आते हैं तो कई बार वाणी क्रिटिकल हो सकती है, बोलने का तरीका अच्छा भी हो, पर ऐसा हो सकता है कि लोग बुरा मान जाएं, इस तरह की यहाँ पे संभावना रहती है। 5th हाउस का स्वामी जो है 9वें में जा रहा है, ये कुल दीपक योग है, कुल दीपक योग है। व्यक्ति अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, अपने घर वालों का नाम रोशन करेगा, लाइफ में ऊपर जाएगा, बहुत कुछ बनेगा। मंगल का जब समय आएगा तो एक अच्छा, मंगल की दशा अंतरदशा जब आए तो व्यक्ति घर खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है, और उसको कह सकते हैं कि सफलता मिलेगी। मंगल के बारे में अगर हम देखें तो लिखा गया है कि डोमिनेटिंग भी होगा आदमी, और फुलफिल मिशन, अपने मिशन को पूरा करेगा लाइफ में, क्रिएटिव होगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता, लाइफ के प्रति पर्पज होगा उसका, उसकी तरफ जाएगा, सडन सक्सेस आएगी, मतलब अचानक से सक्सेस होगी। पहले थोड़ा टाइम टफ रहेगा, फिर अचानक से उस व्यक्ति को सफलता मिल सकती है, इस तरह का यहाँ से निकल के आता है। मंगल जो है वही 10th के स्वामी भी हैं, 10th का स्वामी 9वें में जा रहा है। एक तो यह है कि व्यक्ति अपना जो कार्य है वो पिता से ले सकता है, पिता ने जो काम किया है उससे मिलता जुलता ये भी है। दूसरा ये है उसका जो कार्य होता है धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, धर्म कर्म अधिपति योगा बनता है, तो अच्छा है एक तरह से। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत कुछ करें तो ज़्यादा आगे जाते हैं, अपने लिए करें तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, उनको समाज के लिए जो करते हैं तो उसमें उनको फेम ये सब मिलता है ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, अगर कोई ट्राई करे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा योगा होता है। अब इसके बाद देखिए हमने 5th और 10th की बात की, अब हम 6ठे भाव और 12वें भाव, ये 12वीं राशि और 9वें भाव की बात कर लेते हैं।
छठे भाव में गुरु की राशि है, नवम भाव में भी गुरु की राशि है, दोनों का स्वामी लग्न में गया हुआ है। तो रोग ऋण शत्रु भी लग्न में आ रहे हैं, प्रॉब्लम भी लग्न में आ रही है, बीमारी भी लग्न में आ रही है, कंपटीशन भी आ रहा है और भाग्य भी आ रहा है। तो दोनों का रिजल्ट मिलेगा। 9वें घर का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 9वें घर से अगर हम गुरु को गिने तो 1 2 3 4 5 अपने से पंचम गया है, तो भाग्य साथ देगा। और अगर एजुकेशन व्यक्ति ने हाई प्राप्त की है तो उसको यूज में ला सकता है। टीचिंग का प्रोफेशन, किसी चीज की राय देना, इस तरह की चीज़ों में अच्छा हो सकता है ऐसा व्यक्ति। बैंकिंग में भी चाहे तो जा सकता है अगर एजुकेशन उसकी ली है तो। पर छठे भाव से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से अष्टम जा रहा है छठे भाव का स्वामी। तो छठे भाव से संबंधित प्रॉब्लम होंगी, मतलब जॉब में, आसपास वाले रोग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऋण, मतलब किसी को अगर पैसे देने हैं या कहीं इन्वेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एक लिमिट में करना है। क्योंकि ऋण और शत्रु का मतलब किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। अगर पड़ते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही तरह के रिजल्ट आएंगे, पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली गुरु यहाँ उच्च के हैं, उनको दिग्वाला है, वो लग्न के स्वामी के साथ हैं। तो गुरु के समय, गुरु और चंद्र का जब समय हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पर फिलहाल तो इनका पहले तो केतु चल रहा था, अब 2014 से इनका जो है शुक्र चल रहे हैं 2034 से, उसके बाद सूर्य चलेंगे। अगर केतु की बात करें तो केतु यहाँ अष्टम में है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, दोनों में शनि की राशि है। और सप्तम पति और अष्टम पति दोनों द्वितीय भाव में गए हैं। तो सप्तम के भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाना बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में नॉर्मली ऐसा होता है कि पत्नी की एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आपस में कई बार हो सकता है कोई दूरी हो या कम बनती हो, ये भी देखा गया है। क्योंकि केतु भी यहाँ पर जो है शादी मैरिज की लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। दूसरा ये है कि पत्नी या जो भी है उनका एक रोल रहता है आपके पैसों में, किस तरह से करना है काम या पैसों बार उसको, मतलब वो हस्तक्षेप कहिए या कुछ उसको कंट्रोल करना कहिए, एक दूसरे का साथ देना कहिए, मतलब उसका रोल रहता है पत्नी का या पत्नी का, आपके केस में पत्नी का। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए, अष्टम का स्वामी द्वितीय भाव में आना, ये पैसे के उसमें बड़ा उतार चढ़ाव है। कभी बहुत पैसा भी होगा आदमी के पास और कभी टेंशन भी आएगा पैसे का, फिर से आएगा, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। अष्टम का स्वामी जहाँ जाता है वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव आता है। अचानक से बहुत चढ़ाव भी आ जाता है, कहीं से मतलब कहीं लाभ भी हो जाता है, तो कहीं फिर अचानक से ऐसा भी होता है कि अब पैसा नहीं आ पा रहा है। इस तरह की समस्या लाइफ में रहती है। सॉल्व करने का यही है, इनको शनि रूल कर रहे हैं तो भाई हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शनिवार वाले दिन ये पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। वैसे भी पुष्य नक्षत्र वालों के लिए पीपल का पेड़ अच्छा होता है। पीपल का पेड़ उनके लिए शुभ माना गया है, तो पीपल के पेड़ को काटे नहीं, उसकी रक्षा करें, परिक्रमा करें, देखभाल करें पीपल के पेड़ की। और पीपल का जो फ्रूट होता है, पीपली बोलते हैं उसको कभी कभार या अपने पास रखें कहीं, या पान भी कर सकते हैं उसका, दूध में पीपली को पीते हैं जब कफ की दिक्कत होती है, उसमें भी वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो पीपल बड़ा लकी है आपके लिए। यहाँ से आप केतु का अष्टम में आना कई बार बवासीर, ये सब जो डिजीज होती हैं, एनस, उसके आसपास की डिजीज दे सकता है। ये पार्ट वही है, पर अचानक से धन लाभ भी करा सकता है। अचानक से जमीन वगैरह, पैतृक संपत्ति मिलने का इनको चांस रहता है जिनके केतु अष्टम में रहता है। पर यात्रा करते वक्त और ड्राइविंग करते वक्त विशेष सावधान रहना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता यात्रा वगैरह के लिए। इसके बाद अगर हम नवम भाव पर आए और छठे भाव पर, जो कि हम देख चुके हैं, तो नवम भाव में देखिए मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं। शुक्र बुध अच्छा है। मंगल यहाँ पर आदमी को एक तो वाणी को थोड़ा सा स्पॉइल कर सकता है, बोलने में व्यक्ति धैर्य कम हो सकता है, धैर्य की कमी उसमें हो सकती है, तो ये इस चीज़ को सुधारना है लाइफ में। शुक्र और बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, काम भावना देते हैं, व्यक्ति में जीवन में बहुत कुछ करने की कामना होती है, वो किसी भी चीज़ को बड़े जोर शोर के साथ करता है, पर नॉर्मली उसका मन जल्दी भर जाता है। तो कई चीज़ें
वो करता है, कह सकते हैं ट्राई करता है लाइफ में। रिश्तों में भी ऐसा रहता है कि भाई मन थोड़ा जल्दी भरता है किसी भी चीज़ से, इस तरह। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को सुधारें। बाकी 3 के 3 ग्रह ये यहाँ पर अच्छे हैं। बुध यहाँ नीच के हैं, शुक्र यहाँ उच्च के हैं, तो नीच भंग हो गया है। मतलब भाग्य में पहले दिक्कत तो आएगी शुरू की लाइफ में, फिर बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। और पंचम का और दसम का नवम में जाना ये भी ये दिखाता है कि कार्य जो है बदलना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। अपना कार्य ऐसा हो सकता है कि कार्य बदलना पड़े जिस लाइफ में, पर ओवरऑल उसका अच्छा होता है। अब जैसे मंगल का तो हम पढ़ ही चुके हैं, मंगल के बारे में जो हमारे ऋषियों ने लिखा है। बुध की अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अच्छी होगी, उसको फेम भी मिलेगा, हालांकि नीच के हैं पर फिर भी हेल्पफुल होगा व्यक्ति, और अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और प्रैक्टिकल होगा अपने धर्म के बारे में। अंधा विश्वास नहीं करेगा कि किसी ने यूँ कह दिया कि भाई मंत्र पढ़ो तो सब ठीक हो जाएगा, ये करो तो सब ठीक हो जाएगा। वो सोचेगा, समझेगा, समझने की कोशिश करेगा कि भाई इनको प्रैक्टिकलिटी भी कुछ असर होना चाहिए, इसका सिर्फ पढ़ने से नहीं होता होगा, जीवन में भी सुधार, कर्मों में भी सुधार करना होता होगा, इसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा। और शुक्र की बात करें तो ऑस्पिशियस रिजल्ट है यहाँ पे। सोशल रेस्पॉन्सिबल होता है व्यक्ति, साउंड माइंड होता है, हेल्पफुल होता है, मतलब सहायता करता है, और अंधे होकर किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता है, प्रैक्टिकल होता है, समझता है, ध्यान रखता है। यात्राओं से उसे लाभ हो सकता है, स्त्री उसके लिए भाग्यशाली होती है, बच्चे भी उसके लिए भाग्यशाली होते हैं, और दोस्त वगैरह भी उसके लिए भाग्यशाली होते हैं। जो ग्रह नवम में आते हैं उनसे भाग्य की संभावना रहती है। अब इसमें से भी जो सबसे स्ट्रांग होगा, जैसे शुक्र हैं तो शुक्र सबसे ज़्यादा, मतलब कि स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, पत्नी के साथ, बहन के साथ, जो भी हैं, तो उससे भी आपका भाग्य चमकेगा। मंगल का नवम में आना जब भी आए तो कहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए, भोलेनाथ की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी भाग्य ज़्यादा खुलता है, ऐसा लिखा गया है। इसके बाद दसम में जो सूर्य हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, दूसरे भाव का स्वामी दसम में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। धन का स्वामी दसम में जा रहा है। नॉर्मली कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, लकड़ी के काम में होते हैं। सूर्य का जो काम होता है नॉर्मली उसमें लोगों को सफलता, एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी बड़ी पोस्ट पर, ऐसी जगह वो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है। छोटी पोस्ट पर या जहाँ दूसरों के अंडर काम करना हो तो उसमें उसको दिक्कत आती है। इस तरह का है। नॉर्मली अकेले बढ़ने की, किसी काम को करने की उनमें क्षमता होती है, फिर बाद में लोग उनके साथ चलते हैं। बाकी सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो सप्तम भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, और बुध भी कमज़ोर है, तो बुध को मजबूत करना ज़रूरी है। जैसे कि ये लोग बिजनेस में हैं तो बुध को मजबूत करने के लिए ओम गम गणपति नमः का पाठ करें। बुधवार वाले दिन गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं। किन्नर जो लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ दान देते रहें। उनको आप शो पीस की चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें या पैसा कुछ भी बुधवार के दिन करते रहें। पक्षियों को दाना डालें, पक्षी खरीद कर उनको आज़ादी दे सकते हैं। कोई बंद पक्षी है उसको आज़ादी दीजिए, और ऐसी तरह मतलब ऐसे पक्षी को देने जो उड़ पाए, रह पाए, जी पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए आज़ादी दे दी और बाद में पक्षी को प्रॉब्लम हो, इस बात का ध्यान रखना है। पक्षियों को पानी देना है, दाना रखना है। रात को मूंग की दाल, हरी दाल जो होती है उसको पानी में भिगो सकते हैं, और सुबह उसको पक्षियों को डाल सकते हैं। चींटियों को आटा वगैरह डालते रहें, ये भी बुधवार वाले दिन, और वैसे तो हर दिन भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्षी वगैरह को, चींटियों को दाना देना ये अच्छा रहेगा। इसके बाद हमने देखिए पंचम की, दसम की, 11वें भाव की हम बात कर चुके हैं चौथे के साथ। 11वां भाव होता है लाभ का, जो कि नवम में आ रहा है। टूर ट्रेवल से लाभ हो सकता है व्यक्ति को, और फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, यात्राओं से लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू लाभ हो सकता है। जो कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस में हो, पॉलिटिक्स हो, उनके थ्रू उसको कुछ चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। 12वें भाव का स्वामी वही है जो तृतीय भाव का है, जो नवम में आ रहा है। तो कई बार पिता के ऊपर खर्च, हाई एजुकेशन के ऊपर खर्च, यात्राओं पे खर्च, और तीर्थ कामों, अच्छे कामों पे खर्च हो सकता है यहाँ पर। और बुध किसके साथ है? शुक्र मतलब पत्नी के ऊपर खर्च, मंगल मतलब भाई, आसपास पड़ोसियों के ऊपर खर्च हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसे लोग से उनकी किस्मत भी है, क्योंकि किस्मत में कौन आ रहे हैं? किस्मत में 12 का स्वामी आया, मतलब फॉरेन की चीज़ों से लाभ हो सकता है। किस्मत में कौन आया? 3 सिरे का स्वामी आया, कम्युनिकेशन,
सेल्स मार्केटिंग, किसी चीज़ के बारे में बेचना, उस तरह का व्यापार, उससे व्यक्ति का किस्मत चमक सकती है। शुक्र आ रहा है तो डिजाइनिंग, किसी चीज़ को डिजाइन करना, खूबसूरत चीज़ें, स्त्रियाँ, इन चीज़ों के बिजनेस में भी व्यक्ति जाए तो उसकी किस्मत चमकेगी, अच्छा रहेगा। ये सब इस तरह से देखा जाता है। भाग्य का स्वामी कौन है? गुरु है। भाग्य के भाव में आपके 3 यहाँ पर ग्रह आए हुए हैं। ये तो गुरु की जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट, वो शुभ हो गई एक तरह से, नॉर्थ ईस्ट शुभ हो गई। और इसका जो स्वामी जो है भाग्य का स्वामी बैठा है जाके आपके चंद्रमा के पास, चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा के पास। तो उस तरह से उनका आपका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी शुभ हो गया इनके लिए दिशा। अपने जन्म स्थान से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तब भी शुभ है। तो ये दोनों तरह के अच्छे योग बने हुए हैं। ये ईस्ट वाली दिशा थोड़ी सी कह सकते हैं कि टफ है। यहाँ पर राहु और शनि है। शनि की दिशा जो है धन भाव में शनि जरूर आए हैं, पर शनि राहु के साथ हैं, तो वेस्ट की दिशा तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। इसके अकॉर्डिंग इस तरह से देखते हैं। ग्रहों के हिसाब से देखें, मतलब कौन सा पत्थर पहने, उसके हिसाब से मोती पहना जा सकता है पहली पे, क्योंकि मोती लग्न का स्वामी है। गुरु के लिए पुखराज पहन सकते हैं, पर अगर हेल्थ सही नहीं है तो छठे भाव का स्वामी है तो उसको ना पहने, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो। बाकी मोती पहन सकते हैं। रूबी की बात करें तो रूबी जो है सूर्य कार्य के लिए अच्छा है, फेम के लिए अच्छा है। पर देखिए सूर्य भरणी नक्षत्र में है तो कार्य में एक्सट्रीम होंगे, कभी अच्छाई भी बहुत होगी तो कभी प्रॉब्लम भी थोड़ा सा होगी, लगेगा क्या होगा, एक्सट्रीम तक जाने की चीजें आएंगी। भरणी एक्सट्रीम को दिखाता है। यहाँ के 3 ग्रह मंगल बुध शुक्र रेवती हैं, तो ये इंटरनेशनल लोगों से ट्रांसपोर्ट, विदेश, ट्रेवल, इस सब के काम से बड़ा लाभ हो सकता है इनको। और रेवती वैसे अच्छा नक्षत्र है धन वगैरह के मामले में, तो नॉर्मली इन लोगों को धनी होते हैं और धन प्राप्त करते हैं। कब होगा ये सब अच्छा समय जो है इनका, कब आएंगे योग? तो देखिए इसके लिए हम देखते हैं द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी की नवमांश में स्थिति, और उससे फिर गुरु का वो निकालते हैं। तो उससे निकल के आता है जब गुरु यहाँ पर 2, 6, 10 में होंगे, तो फिलहाल थोड़े दिन के लिए 10 में आएंगे तो कम 4 महीने उसमें पैसा आ सकता है। या फिर गुरु 1, 5, 9 में, तो फिलहाल जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर काफ़ी समय रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा जब वो मेष में रहेंगे और वृषभ में रहेंगे। कब रहेंगे? अभी देखिए 2020 चल रहा है, तो 2020, 21, 22, 23, 24 जो होंगे ये शायद साल होंगे जिसमें आपको पैसे का लाभ होगा, धन लाभ होगा, घर खरीदा जा सकता है। ये सब घर बेचकर जो कह रहे थे वो उसकी भी संभावना बनती है, लाभ आएगा, लाभ। और 4 महीने जो हैं आएंगे आपके नवंबर से अप्रैल तक, ये भी थोड़ा अच्छे हो सकते हैं क्योंकि गुरु 2, 6, 10 में आएगा तब आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर हम महादशाओं को देखें तो अभी शुक्र की महादशा है। शुक्र की महादशा ऐसा लगता होगा कि बहुत शुभ होनी चाहिए, पर चूंकि वो बुध के साथ हैं तो बुध का टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा, बुध का, क्योंकि बुध ने शुक्र के गुण ले लिए और शुक्र ने बुध के। एक तरह से ये बुध का नीच भंग हो गया है, और एक नीच भंग जिस घर में होता है तो थोड़ा शुरू में थोड़ा दिक्कत आती है भाग्य में, फिर भाग्य बढ़ता है। अब शुक्र के बाद जो सूर्य की दशा आएगी वो तो आएगी आपकी 2034 में। फिलहाल तो चंद्रमा चल रहे हैं, शुक्र में चंद्रमा चल रहे हैं, तो इस हिसाब से टाइम तो बड़ा नहीं है क्योंकि चंद्रमा अच्छे हैं। उसके बाद चंद्रमा में, उसके बाद शुक्र में मंगल चलेंगे, तो शुक्र में मंगल करेंगे तो इस भाव का रिजल्ट आएगा, तो वो अच्छे समय जाना चाहिए। शुक्र में मंगल आपके आएंगे 17/12/2020 से, मतलब दिसंबर से लेकर और आपके फरवरी तक, फरवरी से आएंगे, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा दूर है नोटबुक तो दिख नहीं रहा, पास कर लेता हूँ। हाँ जी, मंगल आपके आ रहे हैं 17/12/2020 से लेकर 16/6/2022 तक, तो ये समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 16/2/2022 से 16/2/2025 तक ये समय फिर से थोड़ा टफ होगा, राहु का रहेगा। इसके बाद गुरु का समय आएगा 16/2/2025 से लेके 17/10/2027 तक, ये समय अच्छा होना चाहिए। इसमें आपका काफ़ी हद तक फेम, पैसा, इन सब के बारे में उम्मीदें बनती हैं बहुत सारी। इसके बाद फिर से समय है
17/10/2027 से 17/12/2030 तक ये शनि का समय है। इसमें धन का नुकसान हो सकता है, वाणी पे ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। इसके बाद बुध का समय आएगा 17/12/2030 से और 17/12/2033 तक। ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा क्योंकि बुध का नीच भंग हो रहा है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होके बाद में लाभ होने वाला है। और उसके बाद केतु का समय है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। उसके बाद सूर्य शुरू होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एक दूसरा भी है, ये तो विषमोत्तरी महादशा हुई, एक होती है जैमिनी महादशा। तो जैमिनी महादशा में मीन राशि की दशा शुरू होगी 3/5/2021 से 3/5/2029 तक। तो ये समय बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये वो भाग, एक तो भाग्य का भाव है, फिर इसमें बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं। आत्मकारक और अमात्य कारक जैमिनी की दृष्टि से आत्मकारक मंगल है, अमात्य कारक बुध हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसका एक राजयोग वाले ग्रह की दशा आएगी आपकी 2021 की मई से 29 तक। तो इससे आपको सहयोग मिलेगा और इस चीज़ों में भी तरक्की होगी और पैसा भी आएगा। और आप उस समय तक ये भी आ जाएगा, सूर्य, राहु और शनि जो कि 42 साल तक रोकते हैं, वो टाइम भी क्रॉस हो चुका होगा। तो इससे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो ये था मेरी तरफ से आपका विश्लेषण। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।